हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएमबी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 और मुख्य सेविका की तैयारी मुख्य रूप से कराई जाती है। पेट के लिए और मुख्य सेविका के लिए वीडियो डाल दी गई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये हम एनएम का पेपर डिस्कशन करा रहे हैं, चूँकि एनएम का सिलेबस जो है मुख्य सेविका के सिलेबस से मिलता जुलता है। एनएम का एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा 8 मई 2022 को कराया गया था, तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बिल्कुल इसी टॉपिक से मिले हैं। तो हमने सोचा कि आयोग ही पेपर बनाएगा, तो उसका माइंडसेट कहाँ तक है, कैसे क्वेश्चन को वो पकड़ रहा है, कैसे क्वेश्चन को बना रहा है। सो इसलिए एनएम का पेपर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। हाँ, 20 क्वेश्चन तक हम डिस्कशन करा दिए हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, ये पार्ट 2 है। आज हम 52 क्वेश्चन तक डिस्कशन करवाएंगे। देखिए 21 क्वेश्चन नंबर 21 है। एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको देनी है, जो वीडियोज़ है मेरे चैनल पर वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन जो नोट्स हैं या पीडीएफ है वो पेड हैं। इसके लिए 199 का पेमेंट करना पड़ेगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, जैसे ही आप 199 का पेमेंट करेंगे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप वहां डायरेक्ट जुड़ जाएंगे और सारे नोट्स और पीडीएफ वहां प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, खसरा का कारक जीव क्या है, यानी कि खसरा किस जीवाणु के कारक होता है। पहला जो दिया है स्ट्रेप्टोकोकल वैसिली के कारण, दूसरा ऑप्शन है ई कोलाई के कारण, तीसरा ऑप्शन है ग्राम नकारात्मक स्ट्रेप्टोकोकल वैसिली के कारण, या फोर्थ ऑप्शन या डी ऑप्शन है 1 सीरोटाइप के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड आच्छादित आरएनए वायरस के कारण। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस वैसिली ये जो होता है टीबी की वजह से, टीबी वगैरह में होता है जिसको क्षय रोग बोलते हैं। एक नकारात्मक ये तो हो ही नहीं सकता, ये इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, एक आप लोग ट्रिक समझ लीजिए, अक्सर जो जिसका ऑप्शन लॉन्ग होता है क्वेश्चन में वही जो है ऑप्शन सही हो जाता है। तो वही आप लोग, अगर से नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, तो जिसका ऑप्शन सबसे लॉन्ग रहेगा वही आप लोग लगाइएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट है, क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है। क्षय रोग, क्षय जिसको टीबी रोग भी बोलते हैं, तो आपके आसपास टीबी के पेशेंट जरूर मिल जाते होंगे, तो आप लोग देखे होंगे उनके लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन जो दिया है 3 सप्ताह से अधिक खांसी आएगी। दूसरा ऑप्शन है कभी कभी खांसी आएगी। ऑप्शन नंबर 3 है केवल रात के समय खांसी आएगी। ऑप्शन नंबर डी है हल्की खांसी आएगी। तो कभी कभी खांसी आएगी, तो नॉर्मली सबको कभी कभी खांसी आती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी है केवल रात के समय खांसी आएगी, ऐसा भी नहीं होता। केवल रात के समय क्या जुकाम हुआ है क्या, केवल रात के समय खांसी आएगी। हल्की हल्की खांसी आएगी, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 3 सप्ताह से अधिक तक कंटिन्यू खांसी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन है। रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन है, यानी कि अगर से कोई पेशेंट है, उसके जितने भी डिजीज़ हैं, उसके क्या क्या हुए हैं, उसके हिस्ट्री को कलेक्ट करने के लिए कौन सा प्राथमिक स्रोत होता है, किसको हम प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। पहला ऑप्शन है रोगी के रिश्तेदार को, दूसरा ऑप्शन है रोगी के केस फाइल को, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य देखभाल टीम के सदस्य, चौथा ऑप्शन है खुद रोगी को। तो इसमें जो है, अब आप देखिए, जब हमको पेशेंट की इतिहास को जानना है, तो हम उसके रिश्तेदार के इतिहास जानकर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। रोगी के केस फाइल को देखकर, क्योंकि हमको उसकी हिस्ट्री देखनी है। ठीक है, तो उसके केस फाइल को भी हम नहीं देखेंगे, केस फाइल देखकर क्या करेंगे। चौथा जो है स्वास्थ्य देखभाल टीम के सदस्य, जो उसके स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, उनके सदस्यों को देखकर हम क्या करेंगे। हो सकता है उनके मम्मी पापा केयर करते होंगे, या कोई और रख लिए होंगे उनका केयर करते होंगे, किसी और हॉस्पिटल में ले गए होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी भी नहीं सही होगा, इसमें खुद रोगी को देखना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, हाइपोक्सीमीबा क्या है। हाइपोक्सीमीबा क्या है। पहला ऑप्शन है रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर। ऑप्शन नंबर 2 है रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर। ऑप्शन नंबर 3 है शरीर में रक्त का निम्न स्तर। ऑप्शन नंबर 4 है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर। ठीक है, तो हाइपोक्सीमीबा क्या है, इसका जो ये मापन करता है वो रक्त में ऑक्सीजन का मात्रा का मापन करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है रक्त को संचरित करता है। रक्त जो होता है बॉडी में ऑक्सीजन को
इधर उधर ले जाता है, क्योंकि मानव जो जीवित रहता है वो ऑक्सीजन की वजह से ही, वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, आप जानते ही है। तो रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है, यानी कि हमारे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन की कमी है रक्त में या नहीं है, इसका जांच कौन करता है? हाइपोक्सीमीबा करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़े की आवाज़ का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़े की आवाज़ का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? पहला दिया है अवलोकन विधि का, दूसरा दिया है परिस्पर्शन विधि का, तीसरा दिया है आघात विधि का, चौथा जो दिया है आस्केल्टेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये अवलोकन, क्या हम किसी के थ्योरी का अवलोकन कर रहे हैं? ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। परिस्पर्शन का मतलब टच करके, आघात का मतलब उस पर प्रहार करके, कोई चीज़ मार करके। तो ये तो तीनों हो ही नहीं सकता, इसमें ऑप्शन नंबर डी आस्केल्टेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पेट की शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ का गैस या ठोस भरा है? कैसे पहचानेगी? मतलब पेट की अगर से जांच किया जाता रहा है तो ये नर्स कैसे पहचानेगी कि उसके पेट में गैस या ठोस भरा है? अवलोकन के द्वारा, ये गलत है, अवलोकन के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन है आस्केल्टेशन के द्वारा, कानों की ध्वनि सुनने के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेम क्वेश्चन वही पूछा है, ऑप्शन डी जो है आघात से, सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट कर दिया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आघात के द्वारा वो पहचानेगी कि कैसे कि उसके पेट में गैस है या ठोस है, आघात के द्वारा। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर स्पर्श द्वारा महसूस करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहते हैं? कमजोर है स्पर्श के द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहते हैं? मुश्किल नाड़ी को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अनियमित, दूसरा ऑप्शन है थ्रेडी, तीसरा ऑप्शन है बिगेमिनल, चौथा ऑप्शन है डाइक्रोटिक। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, थ्रेडी उसको बोला जाता है। ठीक, कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भपात का सिक्यूला है? गर्भपात का सिक्यूला कौन सा है? तो किससे आपको पता चलेगा कि गर्भपात हो गया है? पहला है बांझापन, दूसरा है रक्तस्राव, तीसरा है गर्भाशय वेद, चौथा है ग्रीवा की चोट। तो रक्तस्राव जो होगा, आप सभी गर्ल्स अक्सर जानती होंगी, रक्तस्राव अगर से हो रहा है तो ये पता चल जाता है कि वो जो प्रेग्नेंट औरत है वो बच्चा गिर गया, यानी कि गर्भपात हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हम जल्दी करवाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जा रहा है। नेक्स्ट है, उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने की कठिनाई होती है? जब रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? पहला है एपनिया, दूसरा है स्लोप एपनिया, चौथा है आर्थोपनिया, चौथा दे दिया है डिसिप्निया। इसमें जो है आर्थोपनिया क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड जो है सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग से संक्रमित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना या क्या कहलाता है? कीटाणु रहित जब किया जाता है संक्रामक रोगी के कमरे को तो वो क्या कहलाता है? इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है कीटाणु शोधन कहलाता है, दूसरा ऑप्शन है टर्मिनल कीटाणु शोधन कहलाता है, तीसरा ऑप्शन है एसेप्सिस कहलाता है, चौथा ऑप्शन है कीटाणुनाशक तकनीक कहलाता है। तो जब जो संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति है अगर से उसके कमरे को साफ किया जाता है तो उसको जो बोला जाता है टर्मिनल कीटाणु शोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के जीवन क्षम होने के पहले गर्भावस्था की समाप्ति को क्या कहा जाता है? भ्रूण के जीवन जो होता है होने से पहले, जीवन का उनका स्टार्ट होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रत्यारोपण कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है गर्भपात कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन है एल्ब्यूलेशन कहा जाता है, चौथा ऑप्शन है प्रसव कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर से भ्रूण है उसको हम अगर से मतलब उसका जीवन क्षम का मतलब जीवन को समाप्त कर देना। अगर से भ्रूण है कोई, उसके जीवन को अगर से हम समाप्त कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो गर्भपात कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है NIPI। ठीक है। NIP की गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान
आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती है? आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती है? तो ये अक्सर सब लोग जानता होगा, चौथे महीने से स्टार्ट की जाती है आयरन की गोलियां। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी अधिवेशन 1971 के भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात की अनुमति केवल किस सप्ताह तक है? गर्भपात की अनुमति किस सप्ताह तक है? अभी आया था, इसके लिए अधिनियम पारित हुआ था। तो कितने दिन तक है? 20 है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है? कौन सा हाइपर मेसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है? पहला है एकाधिक गर्भावस्था, दूसरा है प्राइमी पैरा, तीसरा है पहली तिमाही, चौथा है कुपोषण। इसमें जो हो जाएगा कुपोषण, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा प्रोविया कितने प्रकार का होता है? प्लेसेंटा एक मतलब ऐसे चिपचिपा सा पदार्थ होता है। तो ये कितने प्रकार का होता है जो गर्भावस्था के दौरान जो है निकलता है? उसको कितने टाइप्स का होता है? ये 4 टाइप्स का होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्वींस की जाँच करनी पड़ती है? तो कितने क्वींस की जाँच करनी पड़ती है? इसमें ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, APGAR स्कोर 4 से 6 को नवजात में क्या माना जाता है? इसको क्या माना जाता है? इसको माना जाता है हल्का तनाव बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? अगर से नवजात शिशु के ताप बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए उसको? पहला ऑप्शन है माँ के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को रगड़ सीट पर रखना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को खिड़कियों के पास रखना, चौथा ऑप्शन जो है बच्चों को ठंडी दीवारों के पास रखना चाहिए। इससे उसके नवजात जो शिशु है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? माँ के पास रखना चाहिए। क्योंकि आप ये सुने होंगे कि जैसे जो और जीव होते हैं, जैसे पशु पक्षी होते हैं, वो अंडा को सेते हैं। अंडों को सेते क्यों हैं? क्योंकि उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने, जिससे जो है और गर्मी बनी रहे, जिससे उससे चूजा निकल सके। तो जो बच्चा पैदा होता है शिशु, उसके टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए उसके माँ का पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन का उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जा सकता है? इसमें दिया है हीपेटाइटिस। आप जानते हैं बच्चा में ये हीपेटाइटिस कैसे हो सकता है। दूसरा है एनीमिया कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है टेटनस। चौथा है नेत्र श्लेष्मला शोथ। नेत्र से कोई रिलेटेड कोई हो ही नहीं सकता। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टेटनस को क्या बोलते हैं? धनु स्तंभ रोग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात का सकारात्मक संकेत क्या माना जाता है? गर्भपात का सकारात्मक संकेत क्या माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं भ्रूण का चालन। जब भ्रूण जो है उसमें चालन करेगा, बच्चा जो है इधर मतलब भ्रूण ऐसा लगेगा कि वो पेट में चल रहा है, तो वही सकारात्मक संकेत माना जाता है। नेक्स्ट है, पार्टोग्राफ में गर्भनाल का फैलाव किस प्रतीक का दर्शाया जाता है? किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? तो ये एक्स से दर्शाया जाता है कि जो है पार्टोग्राफ ये मापने का एक वो है, यंत्र है, जिसमें गर्भ का जो फैलाव दर्शाया जाता है, गर्भाशय का फैलाव, वो एक्स से दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों की डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है? तो किस चरण में होती है बच्चों की डिलीवरी दूसरे चरण में होती है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें पढ़ाना है आप लोगों के सिलेबस में भी इसको पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में नहीं माना जाता है? तो ये आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें कौन सा नहीं माना जाता है? अपरा। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी जो है प्लेसेंटा वाला, इसमें प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन करने के लिए यही नहीं किया जाता है। बाकी चौथे चरण में सब किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, ओलिगोहाइड्रा नियोज क्या है? ओलिगोहाइड्रा नियोज क्या है? ये वैसे आपके कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये एनम का है, तो उनके लिए ज़रूरी था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोष शरीर के किस अंग में पहुंचता है? तो गर्भाशय कोष शरीर के किस अंग में पहुंचता है?
तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी, जिम्फी में पहुंचता है। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एएनएम के लिए, क्योंकि वही लोग देखभाल करती हैं। ये हम लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि मुख्य सेविका के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैल्विक नस के दबाव के कारण गर्भाशय में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है? पैल्विक नस के दबाव के कारण गर्भाशय में कौन कौन सा ये है कौन सा संकेत मिलता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कमर दर्द, पौठ दर्द, पौठ का मतलब पीठ दर्द। दूसरा ऑप्शन है बैरिकाज नस। तीसरा ऑप्शन है कब्ज हो ही नहीं सकता। हृदय जलन भी नहीं होता। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा, बैरिकाज नस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है? प्लेसेंटा जो होता है पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है? तो 12वें सप्ताह में बनता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है, मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण है जहां एंड्रोमेटियम अधिक संवहनी हो जाता है और वाहन शुरू हो जाता है? तो मासिक धर्म का कौन सा चरण है? ये चरण जो होता है स्रावी चरण होता है, यानी कि जब स्राव होता है। ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों के शोधक सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? जो सैनिटरी पैड यूज किया जाता है कितने घंटे में बदलने की सलाह दी जाती है? तो 4 आवर में सबको बदल लेना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है अगर से गंदा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत MTP अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है? जुड़वा गर्भावस्था, भ्रूण के स्वस्थ होने की संभावना, बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम, सिजेरियन सेक्शन द्वारा प्रसव का जोखिम। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। 50 क्वेश्चन तक हम एएनएम के जो क्वेश्चन पेपर है 50 तक हमने डिस्कशन करा दिया है, उसका आंसर भी बता दिए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनका सिलेबस जो है मुख्य सेविका के सिलेबस से मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन भी जाहिर सी बात है ऐसे ही बनेगा। आप लोगों को अभी तक कन्फ्यूजन होगा कि ना मुख्य सेविका में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर से मेरी वीडियो लाइक आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।